कैसे हो दोस्तों। एक ऐसा स्कैम जो न सिर्फ आपके पैसे चुरा रहा है बल्कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ा रहा है, आपके सेविंग्स को खत्म कर रहा है और देश के इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहा है। ये स्कैम इतना बड़ा है कि इसने भारत के स्टॉक मार्केट से 150 बिलियन डॉलर का नुकसान किया और फिर भी इसका मास्टरमाइंड आज भी आजाद घूम रहा है। यह है अडानी ग्रुप का काला सच। और इसके साथ एक और बड़ा नाम जुड़ा है, हमारी आज की सरकार। कैसे एक कंपनी ने इंडिया के 140 करोड़ लोगों के साथ धोखा किया, कैसे गवर्नमेंट ने इनके काले कारनामों को छुपाया और क्यों आज भी लोग जस्टिस के लिए तरस रहे हैं, चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन पहले आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि आपका पैसा, आपका टैक्स और आपका फ्यूचर सेफ है? जब एक कंपनी और एक सरकार ने नेक्सस के आगे कोई जवाबदेही नहीं है, कमेंट में बताएं। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कहानी शुरू होती है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ गौतम अडानी 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और मुंबई में डायमंड ट्रेडिंग शुरू किया और 1988 में अडानी ग्रुप बनाया। शुरुआत में ये एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन आज ये इंडिया की सबसे बड़ा प्राइवेट कॉन्ग्लोमरेट है। पोर्ट, एयरपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कोल और मीडिया तक। 2022 में अडानी ग्रुप की मार्केट कैप थी 205 बिलियन डॉलर, जो टाटा ग्रुप से भी बड़ी थी। लेकिन ये तरक्की इतनी आसान नहीं थी, इसके पीछे छुपा है एक डार्क साइड। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंसान इतनी जल्दी कैसे अमीर हो सकता है। जिस इंसान की 2014 में कुल संपत्ति लगभग 1.9 बिलियन डॉलर यानी कि 14,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन वही संपत्ति 2022 तक ये बढ़कर 154 बिलियन डॉलर यानी कि 10 से 12 लाख करोड़ रुपए हो गई। यानी कि 8 साल में उनकी दौलत 70 से 80% बढ़ गई। अगर संपत्ति बढ़नी थी तो टाटा ग्रुप की बढ़ती, न कि अडानी ग्रुप की। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, सोची समझी रणनीति थी, शेयर बाजार की तेजी थी और सरकार की मदद का नतीजा था। अडानी ने उन बिजनेस में पैसा लगाया जो भारत सरकार की प्राथमिकता थे, जैसे कि मुद्रा पोर्ट को और बड़ा किया, जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। 2014 के बाद सरकार ने हवाई अड्डों को प्राइवेट करना शुरू किया और अडानी ने 6 से 7 हवाई अड्डों का कंट्रोल लिया, जो भारत के 25% एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। अडानी ग्रुप को इतनी तेजी से अमीर होने में मोदी सरकार की खास मदद मिली। मिसाल के तौर पर सस्ती जमीनें, बड़े ठेके और नियमों में ढील मिली। 1999 से 2001 के दौरान अडानी ग्रुप पर पहला इल्जाम लगा, स्टॉक मैनिपुलेशन। स्टॉक मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि शेयर के दामों को जानबूझकर गलत तरीके से ऊपर नीचे करना, ताकि लोग धोखे में आकर पैसे लगाए और कुछ लोग फायदा उठा सके, जैसे कि अडानी। अब आपके जहन में एक सवाल उठता होगा कि स्टॉक मैनिपुलेशन होता कैसे है, तो चलिए समझते हैं इसे गहराई से। नंबर 1, गलत जानकारी फैलाना। कोई कंपनी के बारे में झूठी खबरें या अफवाहें फैलाता है, जैसे कि ये कंपनी बहुत बड़ा सौदा करने वाली है या ये कंपनी डूब रही है। इससे लोग डरकर या लालच में आकर शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं और कीमतें बदल जाती है। नंबर 2, पंप एंड डंप। इसमें कुछ लोग पहले स्टॉक खरीद लेते हैं और फिर झूठी खबरें फैलाकर उस स्टॉक की कीमतें बढ़ाते हैं। जब कीमतें काफी ऊंची हो जाती है तो वे अपने शेयर को बेच देते हैं और मुनाफा कमा लेते हैं। बाद में कीमतें गिर जाती है और बाकी इन्वेस्टर्स नुकसान में रहते हैं। नंबर 3, वॉश ट्रेडिंग। इसमें कोई बार बार अपने ही अकाउंट के बीच स्टॉक खरीदता और बेचता है, ताकि ऐसा लगे कि स्टॉक में बहुत डिमांड है, इससे कीमतें बढ़ सकती है। ये इन्वेस्टर्स को धोखा देता है, क्योंकि ये गलत जानकारी के आधार पर पैसा लगाते हैं। छोटे इन्वेस्टर्स अक्सर नुकसान उठाते हैं और जबकि बड़े मैनिपुलेटर मुनाफा कमाते हैं। अडानी ग्रुप के प्रमोटर ने स्टॉक ब्रोकर केतन पारेख के साथ मिलकर अडानी के शेयर्स को आर्टिफिशियली बढ़ाया। ये स्कैम इतना बड़ा था कि सेबी ने अडानी को 2 साल के लिए स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया और उस पे $1,40,000 का फाइन लगाया। लेकिन ये तो अडानी के लिए एक छोटा सा झटका था। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई कंपनी झूठ बोलकर अपने शेयर बेच रही है या कोई आदमी गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन ये फाइन तो अडानी के लिए एक छोटा सा झटका था। इन्वेस्टर्स के करोड़ों गए और अडानी फिर भी आगे बढ़ता गया। पब्लिक के साथ पहला धोखा यहीं से शुरू हुआ।
फिर आया 2004 से 2005 का डायमंड ट्रेडिंग स्कैम। गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी, जो अडानी एक्सपोर्ट के एमडी थे, पे एलिगेशन लगा कि उन्होंने मॉरिशस और यूएई में शेल कंपनीज बनाई। ये कंपनी फेक इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के जरिए $17 बिलियन का टर्नओवर क्रिएट करती थी ताकि टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग हो सके। चलिए दोस्तों, इसको आसान भाषा में समझते हैं। अडानी ग्रुप ने डायमंड ट्रेडिंग के नाम पे एक बड़ा खेल खेला। गौतम अडानी के भाई राजेश और ब्रदर इन लॉ सामिर ने प्लान बनाया, दुबई और हांगकांग में फेक कंपनी बनाई जिनके थ्रू डायमंड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिर्फ पेपर पर दिखाया। ये पेपर पर इस तरह था, इन्होंने इनवॉइस बनाए जिसमें लिखा कि डायमंड एक जगह से दूसरी जगह गए, लेकिन असल में डायमंड एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं होते थे या बॉन्डेड वेयर हाउस में रखे होते थे। ये वेयर हाउस टैक्स फ्री जोन होते हैं जहां अडानी डायमंड को रखता, जिससे फेक प्रॉफिट और गवर्नमेंट के 5 से 15% एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिले। बैंकिंग ट्रिक से पैसों को अपनी ही कंपनी में घुमाया, जिससे टैक्स अथॉरिटीज को रियल बिजनेस लगता। इससे अडानी का टर्नओवर एक साल में 500% बढ़ गया, यानी कि 1075 करोड़ से सीधा 5400 करोड़। लेकिन DRI यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ये स्कैम पकड़ लिया। ये भारत सरकार की प्रमुख एक खुफिया एजेंसी है जो स्मगलिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए है, जिसमें DRI ने 1000 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम होती है। इसमें पब्लिक का डायरेक्टली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन टैक्स का लॉस इनडायरेक्टली सर्विस पे असर डालता है। मान लो एक गांव में सरकार को 100 करोड़ रुपए देने थे जो टैक्स से आते हैं, जो अडानी जैसे लोगों ने नहीं दिया। इससे गांव में हॉस्पिटल बन सकता था जिससे हजारों लोगों को इलाज मिलता, लेकिन टैक्स चोरी होने की वजह से वो पैसा गांव को नहीं मिला। ये है पब्लिक का नुकसान। इस स्कैम से लूजली इंस्पायर्ड बॉलीवुड मूवी गुरु 2007 में बनी थी, जिसमें अभिषेक बच्चन ने गुरुकांत देसाई का रोल किया, जो अडानी जैसे बिजनेसमैन से इंस्पायर्ड था। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने राजेश को 2 बार अरेस्ट किया, लेकिन ये केस मिस्टीरियसली रुक गया, वाटरमार्क गया। ये स्कैम पब्लिक के टैक्स के पैसों की चोरी था जो आप और हम देते हैं। लेकिन असली खेल शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। 2001 से 2014 तक अडानी को कम रेट पर जमीनें मिली, मुद्रा पोर्ट का कंट्रोल मिला, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। जब मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने तो अडानी के प्राइवेट जेट में दिल्ली आए। तो ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि अपोजिशन ने इसे क्रोनी कैपिटलिज्म का नाम दिया। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब है कि जब सरकार कुछ खास बिजनेसमैन को सस्ते दामों में जमीन देती है, नियमों में ढील देती है और बड़े ठेके देती है, बदले में वो बिजनेसमैन नेताओं को चंदा देते हैं या और तरीकों से फायदा पहुंचाते हैं। आम जनता और छोटे व्यापारी पीछे रह जाते हैं और गिने चुने अमीर और अमीर बन जाते हैं। ये सिस्टम अमीरों को और अमीर बनाता है और आम आदमी को पीछे छोड़ देता है। अगस्त 2023 में OCCRP ने एक और बम गिराया। नासिर अली, शाबान अहली और चांग चुंग लिंग ने मॉरिशस बेस्ड फंड के जरिए अडानी स्टॉक में $100 ऑफ मिलियन इन्वेस्ट किए। ये फंड विनोद अडानी, गौतम के भाई से लिंक था। ये सेबी के 75% प्रोमोटर ऑनरशिप रूल का वायलेशन था। इससे अडानी के शेयर प्राइस फिर से गिरे और इन्वेस्टर्स को और नुकसान हुआ। और अब नवंबर 2024 का सबसे बड़ा झटका, यूएस इंडिक्टमेंट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और SEC ने गौतम अडानी और उनके नेफ्यू सागर अडानी पे और 6 और लोगों पे $265 मिलियन के रॉबरी स्कैम का इल्जाम लगाया। उन्होंने इंडियन ऑफिशियल को रिश्वत दी ताकि उन्हें सोलर पैनल कॉन्ट्रैक्ट मिले, जो 20 साल में $2 बिलियन का प्रॉफिट देने वाले थे। इसके लिए उन्होंने $3 बिलियन का लोन और बॉन्ड्स यूएस इन्वेस्टर से लिए, लेकिन रॉबरी छुपाई। इससे अडानी के स्टॉक्स में $55 बिलियन का नुकसान हुआ। ये स्कैम आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को और बढ़ाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट कंज्यूमर पे डाली जाएगी। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल के साथ, और उसमें बताएंगे कि कैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के जरिए इस नुकसान को भरा जाएगा। और इन्वायरमेंट का क्या,
अडानी का कार्मिकल कोल माइन ऑस्ट्रेलिया में 270 बिलियन लीटर पानी का मिसयूज करता है और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। इंडिया में उनके कोल प्लांट से एयर और वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है, जिससे आपके बच्चों की हेल्थ खराब होती है। अब सवाल है कि इतने बड़े स्कैम के बावजूद अडानी आजाद क्यों है? इसका जवाब है मोदी गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन। अपोजिशन का एलिगेशन है कि मोदी ने अडानी को प्राइवेटाइजेशन डील में फेवर किया। 2018 में 6 एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला, जिसमें रूल्स रिलैक्स किए गए। पब्लिक बैंक ने अनसेक्योर्ड लोन दिए जो आपके टैक्स के पैसों से भरे जाएंगे। ये पब्लिक असेट्स की लूटिंग है। सेबी, जो स्टॉक मार्केट की वॉचडॉग है, ने क्या किया कि हिंडनबर्ग और OCCRP के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को प्रोब करने को कहा। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि सेबी की चीफ मधाबी पूरी बुच का अडानी के साथ कॉम्प्लिसिट है। हिंडनबर्ग ने तो यह भी कहा कि बुच के हस्बैंड के पास अडानी के ऑफशोर फंड में स्टॉक्स था। सेबी के इन्वेस्टिगेशंस अभी भी अधूरी है और पब्लिक का पैसे का नुकसान चलता जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और अडानी का नेक्सस देश को लूट रहा है। उन्होंने अडानी के अरेस्ट और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोब की मांग की, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये बस एलिगेशन है और अडानी को खुद डिफेंड करना होगा। लेकिन सवाल ये है, जब यूएस ने भी अडानी पे चार्जेस लगा दिया तो इंडियन गवर्नमेंट चुप क्यों है? लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अडानी के स्कैम सिर्फ इंडिया तक नहीं है। केन्या में अडानी के एयरपोर्ट और एनर्जी डील्स कैंसिल हुए क्योंकि यूएस इंडिक्टमेंट के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश में अडानी के 1.7 बिलियन डॉलर के पावर प्रोजेक्ट पे हाई प्राइसिंग की वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। श्रीलंका में रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पे करप्शन के एलिगेशन है। ये इंटरनेशनल स्कैंडल्स इंडिया की इमेज को ग्लोबल लेवल पर खराब कर रहा है। तो क्या अडानी सिर्फ एक बिजनेसमैन है या मोदी गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी का एक अनऑफिशियल आर्म? दोस्तों, अडानी का ये स्कैम सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, ये है क्रोनी कैपिटलिज्म का चेहरा, जहां एक बिजनेसमैन और सरकार के नेक्सस ने पब्लिक को लूटा। लेकिन उम्मीद अभी भी है। आपकी आवाज, आपका वोट और आपके प्रोटेस्ट इस सिस्टम को बदल सकते हैं। ऐसी सरकार चुनिए जो पब्लिक के लिए काम करे, ना कि कॉर्पोरेट्स के लिए। आज अपने हक के लिए आवाज उठाना मतलब है अपने बच्चे के फ्यूचर को बचाना। तो कमेंट में लिखिए, क्या आप जस्टिस के लिए लड़ेंगे? वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो सच्चाई जानना चाहता है, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे ये लूट चलती रहेगी। हम हैं भारत के लोग और हमारी ताकत से ये सिस्टम बदलेगा। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सच के लिए लड़ते रहिए।